जय सिया राम। राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीर शो में। खबर अच्छी है, मूड अच्छा दिख रहा हूं आपको, अच्छी खबरें बताएंगे। देखिए, आज का विषय है जो मैंने आपको कहा था, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। आई हैड स्ट्रेच माय नेक आउट दैट मेरे पुराने टेप निकल सकते हैं भारत विचार पे, पी गुरुज पे, जयपुर डायलॉग पे, टीवी पे, फॉर दैट मैटर टीवी न्यूज पे। खासकर मैंने बोला था इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त करेगा। ये मैंने बोला था। इजराइल कुछ भी कहता रहे, वो 100% ध्वस्त करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं छोड़ेंगे। अब जो खुलासा हुआ वो सनसनीखेज है। अब भाई, मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, शायद तभी मैं ठीक बोलता हूँ। कुछ है एस्ट्रोलॉजर ऐसे जो, मैंने कहा ना आपको, रात का एग्जिट पोल देके अगला चुनाव प्रेडिक्ट कर देते। कोई बात नहीं, मेरा बहुत आदर सम्मान है एस्ट्रोलॉजी का और सारे एस्ट्रोलॉजर्स का। कुछ कुछ एक दो है बड़े, बहुत बड़े लोग हैं वो, उनके विषय में बात करता हूँ। चलिए छोड़िए इस बात, कहाँ फंस रहे हैं यार। देखिए, मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूँ। ये न्यूक्लियर फैसिलिटी देखिए, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ये पार्चिन एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है जी। ये ईरान के अंदर है, पार्चिन नाम का न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। यहां इंपॉर्टेंट है, एक बिल्डिंग है तेलगान 2। तेलगान 2 क्या है? तेलगान 2 एक स्पेशल बिल्डिंग है। इस तेलगान 2 का रहस्य क्या है मैं ये बताऊंगा। और ये प्रोग्राम जो है ये आता है अमाद न्यूक्लियर प्रोग्राम में। अमाद एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था जो इजराइल का था, जो ईरान का था, न्यूक्लियर बम बनाने का। ठीक है जी, ये अमाद न्यूक्लियर में आता है। अब ये जो फैसिलिटी है, इसमें तेलगान 2 नाम की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया, इस कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया। ये ईरान का टॉप सीक्रेट और सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर फैसिलिटी मानी जाती है। देखिए, अमाद प्रोग्राम था इजराइल का, जब उन्होंने बम बनाना था यहूदियों को और क्रिश्चियनों को और हनूदों को मारने के लिए। ये मतलब पहला यहूदियों का नंबर था, बाकी सबका नंबर था। तो क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक यहूदी जिंदा रहेंगे, कोई भी यहूद जिंदा रहेगा, दिन आखिरत या कयामत नहीं आएगा। आखिरत और कयामत का दिन लाने के लिए यहूदियों को मरना जरूरी है, ऐसा माना जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स था, इसको 2003 में आपको याद होगा बरकत हुसैन ओबामा ने एक डील की थी। बरकत मियां ने डील की थी ईरान के साथ। अब ये ईरानी आ गए थे भाई साहब घास खाने को। $4 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था इन पे, कुछ नहीं था, खाने के वांदे पड़ गए थे। तो बरकत मियां ने अपना काम कर लिया। वैसे मैं उसको किंग ऑफ अलतकिया भी कहता हूँ। हाँ, उसने क्या किया, उसने जाके इनको पैसे दे दिए, इन पे सैंक्शन हटा दी। आज इनके पास करीब करीब $90 बिलियन है। तब ये फुदक रहे, तब ये कूद फांद रहे मुल्ला रिजीम जो ईरान की। इसीलिए ईरान के लोग बुरे नहीं है बेचारे, पर ये जो मुल्ला रिजीम है ईरान की, ये बड़ी तकलीफ दे है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे इस पे एक्टिविटी शुरू कर दी। और ये एक प्रूफ है, ये एक खुलासा है, ये एक सत्य है। अर्ध सत्य भी नहीं कहूंगा, पूरा सत्य है। निकालो चप्पल और मारो बरकत मियां के मुंह पे। क्यों? उसने तो दुनिया को ये बताया ना भाई, ईरान के साथ हमने डील कर दी, ईरान तो एनरिचमेंट कर नहीं रहा। भारत विचार चैनल, मैंने कितनी बार आपको बताया, प्रूफ दिखाया कि ईरान ने 40 गुना ज्यादा यूरेनियम एनरिच कर लिया देन व्हाट दे हैड एग्रीड। उन्होंने उस एग्रीमेंट की परखच्चियां उड़ा दी। उन्होंने हर क्लॉज उस एग्रीमेंट का वायलेट किया। वो बेसिकली अमेरिका और अमेरिकन को बेवकूफ बनाने का तरीका निकाला था बरकत मियां ने। इजराइल, ईरान को बम देना था। ईरान को बम आने का मतलब है मिडिल ईस्ट पे ईरान का वर्चस्व, और जो इस्लामिक पकड़ है मिडिल ईस्ट पे बनी रहेगी, ताकि यहाँ कोई और खिलाड़ी घुस न पाए। और मिडिल ईस्ट ही नहीं, फिर वो आने वाले जो आपकी मीना जिसे कहते हैं, तो नॉर्थ अफ्रीका भी जिसमें आता है, उसमें भी एक इस्लामिक पकड़ को बनाए रखने की ये साजिश थी, बिल्कुल साजिश थी। अब साहब क्या होता है कि कोई बात नहीं, ये सारा काम हो गया, इन्होंने एक एग्रीमेंट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने एग्रीमेंट को कैंसिल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यार ये बकवासबाजी है, ये सब बम बम बना रहे, मुझे कोई एग्रीमेंट नहीं करना। मेरी आंखों पे पट्टी मत बांधो कि मैं उनको पैसे भी देता रहूं, हिसाब किताब देता रहूं, पीछे बम बनाते रहे। और ये खमेनी, यही मुल्ला रजीम तब भी थी, मुल्ला रजीम आज भी है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रकरण होता है। पीछे जो बाइडेन ने इसराइल से कहा कि भैया तुम जो हमला करोगे उसमें इनकी न्यूक्लियर, ऑयल और बिजली का जो हिसाब किताब है, पावर घर वगैरह, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। मैंने आपको हर मीडियम से कहा कि
बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानेंगे। तब मैंने आपको कहा था दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक मिलिट्री न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए बिजली घर है, मान लीजिए कहीं ऐसी कोई चीज है जहां कोई न्यूक्लियर मेडिसिन का यूज किया जाता है एंटी कैंसर ड्रग्स में, वो एक सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। एक है मिलिट्री न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ये। अब इस बिल्डिंग की विशेषता क्या है, इसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा, जरा बने रहिएगा। थोड़ा थोड़ा लंबा आज मजा आ रहा बात करने में, तो जरा दिल से बात कर रहा हूं आज। जज्बात दिख रहे होंगे चेहरे पे, दिखना स्वाभाविक भी है भाई। अब इन्होंने क्या किया, बोला भाई ठीक है कि अब ये जो फैसिलिटी है ये आएगी टिपिकली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इजराइल ने ये कहा विल नॉट डिक्लेयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस ऑफ ईरान, तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने सिविलियन और मिलिट्री में डिफरेंशिएशन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मेरा तब भी आकलन था कि इजराइल मींस सिविलियन न्यूक्लियर पावर घर, कहीं दवाई की फैक्ट्री है जहां न्यूक्लियर मेडिसिन यूज हो रही, चाहे वहां भी न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह है या रेडियो एक्टिविटी, हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो एक सिविलियन यूज के लिए। बट जो मिलिट्री यूज के लिए वो टारगेट है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, वो मिसाइल की फैक्ट्री हो, या वो ऑयल की कोई टैंक हो जहां से मिलिट्री को तेल जाएगा, वो भी एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाते हैं। और मैंने तब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक और चीज कही थी, बंधुवर बहन जी, मैं कहा भाई अब तुमने मुझे न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिक्लेयर ही नहीं की, मेरे लिए तो वो थी नहीं ना, मैं तो उसको, मैं तो वहां, मुझे तो ये लग रहा था वहां कुछ ये छोटे मोटे मोटार वोटार बनने, तो मैं तो वो समझ के उसको डिस्ट्रॉय करूंगा ना। भाई तुमने बताया नहीं न्यूक्लियर फैसिलिटी तुम्हारी, मुझे पता है, पर मैं तो बोलूंगा मुझे लगा था मोटार बन रहे इसलिए मैंने डिस्ट्रॉय कर लिया, ये हिजबुल्लाह का एम्यूनिशन यहाँ स्टोर हो रहा है मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे को नहीं पता यहाँ कुछ है, मैं तो नॉर्मली इसको जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बता दें। अब इसमें था क्या ये समझिए, ये जो फैसिलिटी थी इसमें ये जो तेलंगान बिल्डिंग 2 है, इसके अंदर एक बहुत भयंकर चीज चल रही थी। भयंकर चीज मैं आपको जरा सरल शब्दों में, ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाए बिना समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, पहले आप यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हो, तो ये प्लूटोनियम में बदल जाता है। प्लूटोनियम का कोर होता है, जो कोर है मान लीजिए फुटबॉल के आकार का, ये फुटबॉल के साइज का एक एनरिच गोला न्यूक्लियर बम के अंदर लगता है। अब इसके आसपास लगते हैं प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, इस खास तरह के, जैसे C4 प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है, वैसे प्लास्टिक एक्सप्लोसिव इसके आसपास लगते हैं। एक स्पेशल इसके आसपास फ्यूज लगते हैं, एक मैकेनिज्म लगता है, एक स्पेशल मेटल अलॉयज लगती है, जिससे छोटे छोटे धमाके करके ये जो कोर है, देखिए न्यूक्लियर बम चलता है फिशन पे। फिशन है मतलब स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, जैसे एक एटम होता है, अणु जिसे कहते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जब वो टूटते हैं उसे फिशन कहते हैं। जब वो फिशन होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज करता है, और जब ये एनर्जी एक बड़े स्तर पे निकलती है तो इसे परमाणु बम या एक परमाणु विस्फोट कहते हैं। यही एनर्जी आप छोटे स्तर पे यूज करिए तो पावर स्टेशन चलेगा, यही एनर्जी आप कंट्रोल्स यूज करेंगे तो आपका मान लीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर चलेगा। बट इसी एनर्जी को आप बहुत बड़ी चीज पे लगाएंगे तो परमाणु बम बनता है। तो बम दो तरह का है, एक है फिशन, फिशन जो इनके टूटने से एनर्जी निकलती है, एक है फ्यूजन जो इनके कॉम्बिनेशन से होती है, जैसे हाइड्रोजन बम कहते हैं। तो खैर इनके पास हाइड्रोजन बम वगैरह तो है नहीं, 4-5 कंट्रियां दुनिया में जिसमें भारत भी है, एंड लकली सो वी हैव द हाइड्रोजन बम की टेक्नोलॉजी, फ्यूजन वाली टेक्नोलॉजी। तो कंफ्यूज नहीं करना टेक्निकली, जरा मैं इसको बहुत सिंपल करना चाहता हूँ। ये जो फिशन होगा, इसको कराने के लिए प्लास्टिक एक्सप्लोसिव जो गोल आकार का, इसके कई सारी जगहों पे लगाने पड़ते हैं और उनको एक साथ डेटोनेट करना पड़ता, ताकि ये अंदर एक्सप्लोजन करे और ये फिशन की प्रक्रिया शुरू हो। कुछ टाइम बाद ये फिशन खुद पकड़ता और फिर बड़ा मशरूम क्लाउड आपने देखा होगा वो बनता है। ठीक है जी, यहां समझना पड़ेगा। जब न्यूक्लियर बम गिरता है तो इसको जमीन पे डेटोनेट कभी नहीं किया जाता, इसको 1000-1200 फीट ऊपर फ्रॉम ग्राउंड डेटोनेट किया जाता, उससे मैक्सिमम इंपैक्ट आता है। अगर जमीन पे डेटोनेट होगा तो इतना इंपैक्ट नहीं आता। अब इस तेलंगान 2 में क्या हो रहा था, इस तेलंगान 2 में ये जो एक्सप्लोसिव्स, जो प्लास्टिक स्पेशलाइज एक्सप्लोसिव्स है, इनको बनाने का रिसर्च हो रहा था। कौन सा एक्सप्लोसिव यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाए, इसको जो फ्यूज सिस्टम है, इसका जो एक्सप्लोजन सिस्टम है, उसको डिजाइन किया जा रहा था। मतलब अगर आपके पास एनरिच यूरेनियम रखा भी है, जब तक आपके पास ये डेटोनेशन का सामान नहीं है, मतलब ट्रिगर नहीं है, तो ये मान लीजिए बंदूक है, गोली है, ट्रिगर नहीं है, तो क्या करोगे उसका। ये ट्रिगर जो था बम को डेटोनेट करने का, ये यहाँ तेलंगाना 2 में इस पर रिसर्च कर रहा था। यहाँ एक चैम्बर था जी, इसे कहते हैं हाई एक्सप्लोसिव चैम्बर। हाई एक्सप्लोसिव चैम्बर होता है जहां बड़े बड़े
भयंकर एक्सप्लोजन्स को टेस्ट करते हो छोटे छोटे करके, एक रेनफोर्स चैम्बर होता है। यहाँ आपके पास टेक्नोलॉजी होती है, फर्नेस होती है जिसमें आप स्पेशल अलॉयज बनाते हैं। अलॉयज होते हैं जब 2-3 मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं। उन अलॉयज पे रिसर्च, वो फ्यूज सिस्टम पे रिसर्च, वो डेटोनेशन पे रिसर्च, वो एक्सप्लोसिव्स पे रिसर्च, और इसका एक नाम होता है जो हम कहते हैं, इसे कहते हैं मल्टी पॉइंट इंसेशन सिस्टम। मल्टी पॉइंट इंसेशन सिस्टम का मतलब अगर मैं समझाऊं आपको, अगर ये गोला आकार की बॉल है, 1 2 3 4 10 15, पहले ये 5 टूटेंगे, फिर ये 5 डेटोनेट होंगे, फिर ये 2 होंगे, फिर 1 होगा, फिर अंदर वाला कोर का होगा। तो ये मल्टी पॉइंट इनिशिएशन सिस्टम होता है जो इसको अल्टीमेटली डेटोनेट करता है, जो परमाणु धमाके को करने के लिए बहुत जरूरी है। उसका रिसर्च यहाँ हो रहा था। अब ये माना जाता है कि मोसाड, देखिए मोसाड को तो ये भी पता होगा खुमैनी की गर्लफ्रेंड कौन कौन सी थी या कौन कौन सी है, उसे ये भी पता होगा। बट ये कहते हैं मोसाड को ये खबर थी। अब देखिए इंटेल की दुनिया में भी हर इंटेल शेयर नहीं की जाए, तो मोसाड चुपचाप इस इंटेल पे बैठा था और अपनी कार्रवाई कर रहा था। ये माना जाता है जुलाई अगस्त में जब इजराइल ने अपना काम किया, आपको याद होगा कुछ महीने पहले खबरें आई थी कि भाई ईरान इज फ्यू वीक्स अवे फ्रॉम मेकिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब। ये मोसाड ने भी कहा था, ये सीआईए ने भी कहा था, करेक्ट। तो टेक्निकली दे वर राइट, क्योंकि अगर इनके पास ये एनरिच्ड यूरेनियम आ गया तो अब ये सिस्टम जो है डेटोनेशन का अगर ये आ जाए तो न्यूक्लियर बम उनके पास आ गया। अब इजराइल की नजर इस पे थी, पर इजराइल ने इसके बारे में अमेरिका को नहीं बताया। अब ये माना जाता है कि जब अमेरिका से प्रेशर बढ़ा बड़ा, भाई मुल्लाओं को कुछ मत करो, मुल्ला रिजीम को मत छेड़ो। पीछे बरकत मियाँ थे ना भाई, बरकत मियाँ सबसे बड़ा स्पॉन्सर है इनका अमेरिका में, इनका एम्बेसडर है वो। तो जब इस पे प्रेशर पड़ा तो ये माना जाता है जुलाई या अगस्त के महीने में। अच्छा, आपने दद्दू की कहानी नहीं सुना रहा, आज हम बैठे जी नवंबर में, 2 महीने पहले जुलाई अगस्त की बात है, जुलाई टू अगस्त समवेयर, वी कांट नो द डेट, इजराइल ने सीआईए को इसका प्रमाण दिया, मोसाड ने, कि देखो जी ये प्रमाण है, ये यहां पे है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पॉलिसी विज़ावी ईरान बदल दी। तब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये भ्रम था, ये भ्रांति थी, ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा, बड़े शरीफ लोग हैं साहब, सुधर गए, वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खेल तमाशा हो रहा, कुछ नहीं कर रहे। पर ये भ्रांति उसके बाद सुधर गई, नहीं भैया ये वाकई बम बना रहे हैं, प्रूफ दिया मोसाड ने। उसके बाद भी अब विडंबना देखिए, बरकत मियां की कितनी जल्दी थी, उसने 21 दिन का सीज फायर कराने की कोशिश की, नहीं बना। एंथनी ब्लिंकन को भगाता रहा, सीज फायर कर लो, नहीं हुआ। उसके बाद भी देखिए कितना प्रेशर था डेमोक्रेट्स में, कितने बिके हुए थे डेमोक्रेट्स। जो बाइडेन कहते तुम इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में हमला नहीं करो, बेंजामिन नेतन्याहू का जी साहब, पर पेज क्या था मैंने आपको समझा दिया। अब जितनी मेरे को नॉलेज है तो आप समझिए उससे 100 गुना नॉलेज बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाड के पास की, जाहिर सी बात है, पिक्चर विक्चर उनके पास सारी थी, ये फैसिलिटी है। अब ये सैटेलाइट इमेजरी ने ये कंफर्म किया है कि ये फैसिलिटी जो है बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। अब ये हुआ था हमारे हिसाब से 26 तारीख को, उनके हिसाब से 25 तारीख को, और मैंने आपको बोला जो भी करेगा इजराइल यूएस इलेक्शन से पहले करेगा, यूएस इलेक्शन के बाद नहीं करेगा, उसका इंपैक्ट है यूएस इलेक्शन में जाएगा। मैंने आपको डेट भी दी थी कि भाई इसके आसपास ये अटैक हुआ, उसी डेट में हुआ था, मैंने 25-26 ही बोला था, 25-26 को ही हुआ था। अब ईरान की समस्या क्या है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया, ईरान की इस फैसिलिटी को इजराइल ने टारगेट किया। अब ईरान के भाई कहते हैं ना, सांप के मुंह में छछूंदर, ना उगलते बने ना निगलते बने। क्यों भाई, अगर ईरान ये बोलता कि तुमने हमारी फैसिलिटी डिस्ट्रॉय की तो सवाल आएगा तुमने तो कहा हमारे पास फैसिलिटी नहीं, तो ये फैसिलिटी कहां से आ गई, राइट। इजराइल ने बोला मुझे तो पता ही था, मैं तो भाई इसको हिजबुल्लाह का एम्यूनिशन डंप समझ के डिस्ट्रॉय करके, मुझे क्या पता यहाँ आ गया, जबकि इजराइल को सब पता था। अब यहां स्टोरी में पेच हो रहा है, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इस फैसिलिटी के बारे में कुछ बहुत कम ईरान में टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल, हाँ ये अब्बासी को जरूर पता था ये जो झूठ बोल रहा है, और वैसे पाकिस्तान ही गया था। अब आपने यहाँ तार जुड़े, अब्बासी भी पाकिस्तान क्यों गया था, तार जुड़े भाई, अब्बासी पाकिस्तान गया था ना, मैंने आपको बोला जरूर कुछ न्यूक्लियर बम की बात करने गया है, समथिंग टू डू विद न्यूक्लियर, अब्बासी इसीलिए पाकिस्तान गया। माय पॉइंट इज प्रूव्ड अगेन। देखिए दोस्तों से ज्यादा हम दुश्मनों पे नजर रखते हैं, क्या करें। अब जब ये फैसिलिटी के बारे में ईरान के कुछ
गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कुछ बहुत कम लोगों को पता, टॉप मोस्ट सीक्रेट और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड, इसको नीचे अंडरग्राउंड सब उन्होंने सिस्टम बना दिया था, भाई हम इसको यहाँ करें और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब सवाल है, ईरान की मोस्ट प्रोटेक्टेड फैसिलिटी मोसाड को पता थी। अब जब ये इंफॉर्मेशन यहां गई तो एक और बात का खुलासा होता है। तो ट्रंप के आने से पहले थोड़ा उन्होंने काम किया, ट्रंप के आने से पहले इजराइल ने अपना डिफेंस मिनिस्टर बदला, ट्रंप के आने से पहले अब्बासी, जब इजराइल ने अपना डिफेंस मिनिस्टर बदला, जिसपे यह आरोप लगता था कि भाई ये अमेरिका को खबर पहुंचाता है, याद होगा आपको, मैंने बोला था। अब अब्बासी कहाँ गया? अब्बासी पहुंचा सीधा पाकिस्तान। ये भी मैंने कवर किया था पी गुरु जयपुर डायलॉग वगैरह पे, भारत विचार पे आपने देखा, ये मैंने कवर किया था। अब्बासी पहुंचा सीधा पाकिस्तान। मैंने तब भी बोला इज देयर फॉर समथिंग न्यूक्लियर। ठीक है साहब। अब ये माना जाता है कि डीएनआई है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी से 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की पर बॉस है। ऐसा माना जाता है कि डीएनआई को भी इसकी खबर थी, डीएनआई को इस पे इंटेल था, बट डीएनआई ने इसको दबा दिया। किसके दबाव में दबा दिया, किसके कहने पे दबा दिया, क्यों दबा दिया, ये हमें नहीं पता। जरूर राजनीतिक कारण होंगे, जरूर बरकत मियां, डीप स्टेट और ऐसे लोग जो अमेरिका का विनाश चाहते हैं, जो सभ्यता का विनाश चाहते हैं, ऐसे लोगों के कहने पे इसको दबाया गया था। अब जो तुलसी गबाड़ को बनाया गया है, एक रीजन ये भी है कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स के पास थी, दबाई गई। ट्रंप की असैसिनेशन की इंफॉर्मेशन थी, दबाई गई। 7 अक्टूबर 2024 को पता लगता है कि ईरानी ट्रंप को असैसिनेट करवाना चाहते हैं। ट्रंप के जीतने के बाद ये खबर आती है। ट्रंप जीत के आते तो तब ये खबर निकलती है। आप सोचिए पर्दों के पीछे कितनी कहानी है मेरे भाई, का क्या कहानी नहीं है पर्दे के पीछे। जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो जब इसको ध्वस्त किया गया तो इजराइल ने अपना काम कर दिया। इजराइल चुपचाप बैठा था, हमें क्या पता यहाँ क्या है। जब इसका खुलासा हुआ तो अब अब्बासी कहां भागेगा? मैं आपको बार बार कह रहा था, पाकिस्तान केवल एक कंट्री है जो ईरान का न्यूक्लियर आर्सेनल में मदद कर सकते। अब्बासी सीधा भागा पाकिस्तान। याद है मुनीर को उस मीटिंग में घुसने नहीं दे रहे थे। तो भाई कड़ियां तो जुड़ती हैं। अब इसके बाद एक बड़ा विकट समाचार आ गया। समाचार क्या, समस्या आ गई मालिक। समस्या ये है कि ईरान को लगता था हम बहुत काम छुप के कर सकते हैं, पर यहाँ क्या हुआ, इस्माइल हनिया को यहूदी बेड में मार देते हैं, तुम्हारी टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी को ठोक देते हैं, खुमैनी सेफ है नहीं। और मेरे जो सूत्र मुझे इजराइल में कह रहे हैं, सुमित भाई जिस दिन वो बड़ा वाला बम मिल गया जिसको देने के लिए ये जो बाइडेन हमें आनाकानी कर रहा था, उस दिन खुमैनी के भी गया और सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज गई। अब देखिए एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह है नहीं, वो खत्म हो चुका है। जो बाइडेन ने बोला है बेटा, या तो मेरा जो एक मैंने मसौदा प्रिपेयर किया है एग्रीमेंट का, जो 100% ईरान के इजराइल के समर्थन में, तो इसको साइन करो, नहीं तो मैं इनको बम दे दूंगा। अब जो बाइडेन सॉरी ट्रंप इन पे प्रेशर बना रहे हैं कि बेटा या तो ये साइन करो, नहीं तो मैं जो बड़ा वाला बम मांग रहे हैं ना यहूदी इजरायली, वो दे दूंगा। और तुम्हें पता उसके बाद खुमैनी भी गया, तुम्हारी इंस्टॉलेशन भी गई। बड़ी विकट समस्या। तो ट्रंप ने और ये डिसाइड किया, जिस दिन ट्रंप ऑफिस में आएंगे पहले दिन इन पे सारी सैंक्शंस लगाएंगे, इनको बैंकरप्ट करना है, इनको कटोरा लेके भीख मंगवाना है। वैसे मैंने 57 का भी मॉडल दिया था कि 57 को भी भीख मंगवा सकते हो चाहो तो। 6 महीने तक अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला और रशिया को दबा के तेल मार्केट में डालना। 6 महीने करिए बस, सब कटोरा लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी कटोरा पकड़ाने के लिए सबके हाथ में। तो यहां पे जो समस्या है, अब इनको डर लग रहा है कि कोई ऐसी चीज मोसाद से छुपी नहीं है। दूसरी चीज, अब अमेरिका के लाख प्रतिबंध करने के बाद भी, मिन्नतें या करने के बाद भी, अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये सपोर्ट लिया, जब बाइडेन थे, जब ट्रंप आएंगे तब नेतन्याहू क्या करेंगे? मैंने आपको बोला था, द ओनली थिंग प्रेडिक्टेबल अबाउट बेंजामिन नेतन्याहू इज अनप्रेडिक्टेबल, और वो 100% इंस्टॉलेशन को उड़ाएंगे। क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूं ना भाई, मैं तो लॉजिक लगाता हूं, राइट? तो अब यहां एक चीज मैं आपको और बता दूं। अब क्या मोसाड को एक ही ऐसी इंस्टॉलेशन पता है, ऐसी कई सारी इंस्टॉलेशन ईरान में? मेरा मानना है ऐसी कई सारी इंस्टॉलेशन ईरान में। क्या आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो इंस्टॉलेशन सेफ है या उनका भी स्वाहा हो चुका है? ईरान बोल नहीं रहा, इजराइल धीरे धीरे पत्ते खोलेगा। सवाल ये भी है, अगर कोई ऐसी बची कुछ इंस्टॉलेशन बची है तो कब तक बची रहेगी? सवाल ये भी है। बड़ा ही आनंददायक समीकरण बन रहे हैं।
और देखिए, ये भी मुझे किसी ने कहा था 15 तारीख से शनि मार्गी हो गए हैं। आप जानते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। अब 15 तारीख से शनिदेव जी मार्गी हो गए हैं। अब देखिए क्या-क्या चमत्कार करते हैं दुनिया में। और कुछ लोगों के लिए तो बहुत विकट समस्या भाई। अब ये सारे समीकरण आ गए और जबकि ट्रंप का कहना क्या, ट्रंप का सीधा कहना भाई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त करना पड़ेगा ना, आई एग्री विद। और विवेक रामास्वामी, माइक रूबियो जैसे लोग, मार्को रूबियो जैसे लोग ये क्या कहते हैं, रूबियो जैसे लोग क्या कहते हैं, ये आपने देखा, ये मैंने आपको दिखा चुका। अभी भी एक और खबर आई है, अभी रात के बजे है 2:15 जब ये वीडियो बन रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर फायरिंग हुई है, पर बेंजामिन नेतन्याहू और उनका परिवार पूरा सेफ है, आप टेंशन न लें, सब कुछ ठीक है। उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है, अब किसने की क्या की ये तो पता नहीं, बट बेंजामिन नेतन्याहू एंड हिज फैमिली इज सेफ। यहाँ ये मत भूलिए ईरानियों ने ट्रंप को मरवाने की कोशिश की थी, बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे हमला करा और आज एक और हमला हुआ, आज एक और हमला हुआ है। तो आपको क्या लगता है बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ये ऐसे लोग हैं जो भूल जाएंगे? ये बहुत खतरनाक लोग है भाई, कुछ नहीं बोलते ये। अब देखिए आगे क्या होता है। और ये जो अब तुलसी गबाड़ को बनाया गया, क्योंकि तुलसी गबाड़ में एक चीज है, बड़ी ऑनेस्ट महिला है, डायरेक्ट बोलती है। मतलब आप मान लीजिए बोलने चालने में तो मेरी छोटी बहन बड़ी बहन जो बोली है वैसी ही है, बिल्कुल डायरेक्ट बोलती है, दाएं बाएं कुछ नहीं बोलती। हाँ, बीच की बात नहीं करती यार, ये बीच की बात ना मुझे बड़ा खतरनाक लगता है, बीच की बात करना, इधर उधर करना। आप इनको एक तुलसी गबाड़ का एक वीडियो दिखाता हूँ, जरा आप देखिए इनको डीएनए का हेड क्यों बना और डीएनए में पैसे क्या कांड हो रहे थे। एक और बहुत भयंकर शत्रु है ह्यूमैनिटी का और सभ्यता का, उसके बारे में बहन जी क्या कहती है तुलसी जी, जरा जरा ये सुनिए। Turkey's Erdogan is not our friend. He's one of the most dangerous dictators in the world, and the United States government and media have no business helping this Islamist megalomaniac and his Al-Qaeda partners. Turkey's been supporting ISIS and Al-Qaeda terrorists from behind the scenes for years. ये है जी पूरा बायोडाटा खलीफा का। खलीफा वही है जिसने 2 दिन पहले इजराइल से अपने पूरे संबंध तोड़ दिए। खलीफा तेरा भी नंबर आएगा भाई। ये तुलसी गबाड़ कह रही है, ये जो इनका दबंग एटीट्यूड है, ये जो दबंग है और जो खुल के बात करती है, इसीलिए इनको डीएनआई का हेड बनाया गया। मैंने आपको डीएनआई में सोचा बताया कितने लफड़े छुपा रहे थे, कितनी चीजें एफबीआई छुपा रही थी, डीएनआई छुपा रही थी, कितनी चीजें बरकत मियां कंट्रोल कर रहे थे। मेरे को ये मन कर आपको फिर वीडियो सुनाऊं और ये खलीफा के बारे में जो मैं सालों से कह रहा हूं आपको। यार मेरे को आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है, जो मैं सालों से यूट्यूब पे, और खैर यूट्यूब से पहले तो मैं कई सालों से टीवी पे हूं, जो मैं टीवी चैनलों पे खुल के राष्ट्रीय प्रसारण में 9 बजे प्राइम टाइम कहता हूं। आज ये अमेरिका में जो नए पदाधिकारी आए, जो ट्रंप का नया कैबिनेट कहता है, वही लाइन कहता है। मेरे लिए तो बड़ी खुशी का संबंध है। वीडियो एक बार फिर सुनते हैं भाई, मजा आ Turkey's रहा है। Erdogan is not our friend. He's one of the most dangerous dictators in the world, and the United States government and media have no business helping this Islamist megalomaniac and his Al-Qaeda partners. Turkey's been supporting ISIS and Al-Qaeda terrorists from behind the scenes for years. और ये टर्की की बात नहीं है, जो लगभग वो उस 57 के समूह में आए थे, काफियों का बायोडाटा ऐसे ही मिलता है। रियाद में जो समिट हुआ था, 57 का समूह आया था, 57 ममालिक, उनमें से काफी लोगों का बायोडाटा बिल्कुल यही है। एंड आई एम लविंग तुलसी गबार्ड फॉर एज शी इज डायरेक्टली कॉलिंग स्पेड ए स्पेड, एंड दिस इज व्हाट इज राइट। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस ना हमारी सभ्यता, हमारी दुनिया को और हमारी जिंदगियों को बर्बाद करने का मसौदा बन गया, और उनके लिए सबसे पावरफुल हथियार है। बेटा रहो तुम पॉलिटिकली करेक्ट, मत बोलना सच, घुमा फिरा के बोलो, बीच का रास्ता लो, फराटेदार अंग्रेजी बोलो। हमें भी बोलनी आती है साहब, पर सच सच है, अंग्रेजी से सच छुपते नहीं है। और आपको एक और खबर दे, एक तो आपको बताया बेंजामिन नेतन्याहू सेफ है, और आपको एक और खबर दे, ये देखिए इनसे आपको मिलाते हैं। ये कौन है भाई? अरे मियाँ कौन है ये? इनका नाम है हबीबुल मल्क। अरे भाई पाकिस्तानी है, लश्कर ए तोयबा, टीआरएफ, इन सब के दद्दू हैं। ये गैजेट दिया था भारत ने पाकिस्तान को, भाई ये आदमी आतंकवादी है और ये भारत को तंग कर रहा है। एज यूजुअल आप जानते पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। अब खबर आई कि अननोन गनमैन ने इसका काम तमाम कर दिया, जबकि खबर ये भी है लखवी जिंदा है और रावलपिंडी में किसी दूसरे नाम से रह रहा है।
भाई ये अननोन गनमैन वाले जहां भी बैठे थे, देखो यार ये पाकिस्तान को गैजेट वजेट देके तो कुछ होता नहीं। ये अननोन वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे, जो भी है जहां भी है। मलक तो निपट गया, मालक। अब ये लकवी है, कोई नया नाम रखा है इसने, कुछ दंड वंड पेल रहा था, कुछ डोले शोले बना रहा था। अच्छा, लकवी का एक और डिस्टिंक्शन है, जब ये पाकिस्तान की जेल में बंद था तो इसके बच्चे हो रहे थे। पाकिस्तान की जेल है ना, यहाँ इस्लामिक रेजिस्टेंस के 2 लोगों को निपटा दिया इजराइल ने, 2 कमांडर को। एक का नाम है अब्दुल अजीज मिलवानी, ये पोलिट ब्यूरो का हेड था। दूसरे का नाम है रजा अबू ईसा, ये जी कम्युनिकेशंस का हेड था इस्लामिक जिहाद को। इनको कहाँ ठोका? इनको ठोका सीरिया में। तो सीरिया में भी इजरायली बहुत काम कर रहे हैं। तो ये सारी कार्रवाई साहब चल रही है, और बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल सेफ है, उनका परिवार बिल्कुल सेफ है। अभी मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ होना बाकी है, और युद्ध तो होके रहेगा, क्योंकि ये देश जो है ना, ये भगवान श्री राम का जिन्होंने युद्ध किया था, ये देश श्री कृष्ण का जिन्होंने युद्ध किया था, महारथी, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जयद्रथ, परशुराम जी, महादेव के 11 रुद्र, विष्णु के अवतार, और मतलब, और आज में कुलदीप सिंह चांदपुरी, निर्मलजीत सिंह सेकू, ये हमारा विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, ये लिस्ट लंबी है। भारत शूरवीरों की धरती रही है, और भारतीय तलवार और भारत का लोहा दुनिया मानती है, चाहे वो भगवान परशुराम हो, या भगवान राम हो, या श्री कृष्ण हो, या अर्जुन हो, या कर्ण हो, या दुर्योधन हो। अब किसके साइड क्या थे, जयद्रथ किसके साइड था, वो फर्क नहीं पड़ता। और माता ने भी शुंभ निशुंभ से लेके, और भगवान श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण का युद्ध पढ़ेंगे तो बहुत भयंकर युद्ध था। मधुकेटव, ये सब आपने नाम सुने होंगे, महिषासुर। तो भारत जो है ना, भारत के महापुरुषों ने, भारत के देवी देवियों ने हमेशा धर्म युद्ध किए हैं, और दुनिया की सभ्यता ये है कि धर्म युद्ध होके रहते हैं। भारत इज नोन फॉर द वैलर इट हैज गिवन एंड शोन टू द वर्ल्ड। मैं ललितादित्य की बात नहीं कर रहा, मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात तो करूंगा ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी की बात भी नहीं करूंगा। ये तो अभी के लोग हैं। मतलब मैंने आपको भगवान श्री राम से लाया, और अभी तक मैं आपको विक्रम बत्रा तक, या कर्नल, या हमारा कर्नल एन राय, ये अभी इन तक ले गया। ये सब भारत माता की सपूत है, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे। ऐसा नहीं है भारत ने कभी युद्ध नहीं किया, भारत ने हमेशा युद्ध किए और हमेशा युद्ध जीते हैं। और भारत की भूमि अगर आज खड़ी है तो केवल भारत और भारतीयों के सैन्य और क्षत्रिय कौशल, वेपनरी, क्षत्रिय कौशल के दम पे खड़ी है। तो ये भगवान परशुराम की भूमि, ये महादेव की भूमि, राइट, ये अर्जुन की, कर्ण की, और गुरु गोविंद सिंह जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, और महाराणा प्रताप, महाराणा साहब, मतलब अनगिनत नाम, ये उनकी भूमि है। और जहां जब भी जरूरत पड़ेगी, यहां और विश्व भर में कुछ युद्ध होने नियति में लिखे हैं, और वो युद्ध होते तो नियति में एक नई ऊर्जा का संचारण होना बहुत जरूरी है। यही था आज का विचार भारत विचार में। मैं आपसे आगे लूंगा। आज थोड़ा लंबा वीडियो बन गया क्योंकि कुछ टॉपिक ही ऐसा था भाई। और देखिए, मैं तो आज आपको ये भी कहना भूल गया भाई, जरा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहानी में भूल ही गया। देखिए, ये हमारा मजबूरी है कहना, क्योंकि भाई ये यूट्यूब का कंपल्शन है, इसके बिना यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे चल नहीं देगा। उनका भी एक एल्गोरिथम है भाई, इट्स नॉट व्हाट आई वांट और व्हाट आई लाइक, दिस इज अ कंपल्शन। तो आपका मदद इसमें चाहिए। और जो मेरी एडवाइजरी से जुड़ना चाहते हैं सर, तो उनके लिए ये छोटा सा एक वीडियो आज दिखाऊं, बड़े दिनों से वीडियो नहीं दिखा। फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित पीर एडवाइजरी। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जहां आप और मैं मिलके आपकी कोई भी समस्या हो, लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल, कैरियर, we work together and try to find solutions, practical solutions to complex problems, and you can be anywhere in the world. Zoom के माध्यम से हम जुड़ते हैं, ये पर्सनल है, एक्सक्लूसिव है, और जब हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के सफर पे चलेंगे, मेरा हेल्प और मेरी मेंटरिंग हमेशा आपके साथ रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक हम प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं ढूंढते। आइए जुड़ते हैं sumitpir.com के माध्यम से, जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नमस्कार।
तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो मैं आपसे अब आज आगे चाहूंगा, आज वीडियो तो भाई हमने थोड़ा बढ़ा लिया, ये मतलब फिर बोलेंगे भारत विचार पे सुमित जी आपने कहा था 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, सॉरी, कोई बात नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, वो तो मुझे पता ही है। तो मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।